सकते हैं। अगर आपको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है तो आपके समक्ष हमारे अलग अलग माध्यम आएंगे जिसमें आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आपके सामने हमारा मेल आईडी है यानी कि yourmoney@nw18.com। इस मेल आईडी पे आप अपना सवाल भेज सकते हैं। आस्क आवाज योर मनी ये हैशटैग यूज करके भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही साथ हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आज हम बातचीत करेंगे योर मनी में। हमारी खास मेहमान है फिनसेव इंडिया की फाउंडर और डायरेक्टर मृण अग्रवाल मैम। और एक लंबे अंतराल के बाद आज मृण मैम से मैं मुखातिब हूँ। तो मृण मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहली चीज़ तो बजट आया है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आती हैं कि जिस पे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो टॉपिक हमने उसमें आज पिक किया है वो है इंश्योरेंस को लेकर। पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम करेगी, लेकिन इस बारी वो 5 लाख का जो कैप आ गया है उससे कुछ दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो क्या ये एचएनआईज को खाली डिस्करेज करने के लिए कि वो इंश्योरेंस को बतौर इन्वेस्टमेंट या टैक्स सेवर के इस्तेमाल ना करके सीरियस इन्वेस्टर्स इसके अंदर आए, क्या कुछ ऐसा कदम उठाया गया है जिसकी वजह से सरकार ने इसको शायद टैक्स किया है? तो सबसे पहले तो नमस्कार सुमित, एंड इट्स लवली टू बी ऑन योर शो। मेरे ख्याल से तो जो सरकार ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ज्यादातर हम देख रहे थे कि लोग जो ये इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स हैं, जैसे कि आप इसमें आपके पास एंडाउमेंट है या इसमें आता है आपका कैपिटल गारंटीड प्लान्स जो आते हैं, इसमें ज्यादातर लोग इसीलिए पैसे डाल रहे थे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें टैक्स नहीं लगता था। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट सही नहीं रहते हैं, ये तो मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि इन सब प्रोडक्ट्स में कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रिटर्न्स काफी कम है, और ये ज्यादातर लोग कर रहे थे बिकॉज उनको जानकारी नहीं है। सो आई थिंक दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अब ये नया कैप आ गया है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर जो स्मॉलर इन्वेस्टर है जो ये करना चाह रहा है, ठीक है, बट एटलीस्ट नोबडी इज यूटिलाइजिंग इट जस्ट फॉर द टैक्स बेनिफिट्स। तो लोग जो इसको टैक्स बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं या फिर जिस तरह से इसको अब तक यूज़ किया जा रहा था उस यूसेज को कम करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो मृण मैम, डिकेड्स के एक्सपीरियंस है आपको पर्सनल फाइनेंस में। इस ड्यूरेशन में मैं एक ही चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, पहले ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का, फिर यूलिप का और फिर सेविंग्स इंश्योरेंस का जिसका इस्तेमाल अब ये डिस्करेज करने की बातचीत हो रही है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आइडियली प्रोडक्ट का जो चुनाव है वो कैसा होना चाहिए? ये लेने चाहिए थे, नहीं लेने चाहिए थे, क्या लेना चाहिए था? तो सबसे पहले तो जो आप प्रोडक्ट चुनते हैं वो आप अपने गोल के हिसाब से चुनिए। इसका मतलब ये है कि आप कितने साल तक ये पैसे लगा के रख सकते हैं, आप उसके हिसाब से चूज कीजिए, ना कि ये कि इस प्रोडक्ट में हमें कितना रिटर्न आ रहा है या अगर हमें टैक्स डिडक्शन मिल रहा है। सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जनरली ये वो प्रोडक्ट चूज करते हैं जिसमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा हो, टैक्स डिडक्शंस मिल रहे हो, या जिसमें बहुत हाई रिटर्न आ रहा हो। बट व्हाट यू नीड टू बाय इज एज पर योर गोल्स। तो सबसे पहले तो ये आपको देखना है। दूसरी बात जो आपको देखनी है वो ये है कि इस प्रोडक्ट में रिस्क क्या है, क्या हम ये जोखिम लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। तो ये सब चीजों को देखकर ही आपको एक प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब ध्यान रखने के लिए कि क्या ये प्रोडक्ट हमें पोस्ट टैक्स, पोस्ट इन्फ्लेशन बेसिस पर एक अच्छा रिटर्न दे रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर हम बहुत सारे ये जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं अगर हम इनको देखें तो पोस्ट टैक्स एंड पोस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिस पर इसमें तो रिटर्न ही नहीं बन रहा है। मृण मैम, 2 और बड़े डेवलपमेंट जो इस बजट के अंदर हुए हैं वो है एक महिलाओं को लेकर भी और एक सीनियर सिटीजन को लेकर भी। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 7.5% के आसपास का रिबेट फॉर 2 साल के लिए, वो 2025 तक के लिए, और उसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि 60 साल से अधिक जितने भी सीनियर सिटीजन है वो इसको खुलवा सकते हैं, करीब करीब 15 लाख से बढ़ा के इसकी लिमिट 30 लाख कर दी गई। ये 2 डेवलपमेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं, और ये जो नए प्रोडक्ट एडिशन हुए हैं कितने यूजफुल, कितने कारगर? जो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो लिमिट्स बढ़ाए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में, ये एक अच्छी चीज है। वो इसीलिए क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फिक्स रिटर्न्स,
भाई हमें इतना अमाउंट महीने का आना चाहिए। पहले क्या होता था कि हम एफडी में लगा देते थे, उसी से आ जाता था मंथली अमाउंट, फिर बीच में इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो उसकी वजह से दे हैड टू स्टार्ट लुकिंग आउट एट अदर प्लेसेस। बट ये चीज होने से जो ये लिमिट्स बढ़ाई हैं 15 लाख से 30 लाख, या पोस्ट ऑफिस एमआईएस में अब आप 15 लाख तक डाल सकते हैं जॉइंट अकाउंट में, तो इसकी वजह से ये अच्छी बात है क्योंकि सीनियर सिटीजन कैन इन्वेस्ट ओवर हियर एंड दे विल हैव प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जो आपने महिलाओं के लिए जो स्कीम आई है उसके बारे में बात की, आई थिंक इसका फोकस है टू गेट मोर वुमेन इन फॉर्मल सेविंग्स। काफी सारी महिलाएं जो हम देखते हैं अभी भी घर में रखते हैं पैसे, या जैसे हम तो साउथ से हैं तो इसीलिए मैं चिट फंड्स के बारे में बात कर रही हूँ कि यहाँ पर चिट फंड्स अभी भी बहुत पॉपुलर है। Even with the educated class, it's extremely popular. So I think it's a way to get more people into formal savings channels. And interest rates तो काफी attractive है ही, बैंक रेट से तो थोड़ा ज्यादा ही है। ये बात सही है कि हाँ, चिट फंड का इस्तेमाल करने से तो कहीं ज़्यादा बेहतर विकल्प आपके सामने है, जिसको आप एटलीस्ट देख सकते हैं। 7.5% के आसपास रिटर्न यहाँ पर आ रहा है। अब हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और पहले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कुलदीप मौजूद हैं पंजाब से बातचीत करने के लिए। कुलदीप सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार कुलदीप जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने एसआईपी कर रखी है 8,000 की। ओके सर मेरा 20 साल का टारगेट है सर जी। और सर मैंने इसमें ले रखा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ले रखा सर, ओके, एक्सिस स्मॉल कैप ले रखा है, एसबीआई स्मॉल कैप रखा है, और कैनरा रेबोको ले रखा है, और एक पीजीआईएम इंडिया मिड कैप ले रखा है, ओके। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ले रखा है। टारगेट क्या रखा है कुलदीप जी आपने इसमें? सर 20 साल में सर 1.5 करोड़ का टारगेट है मेरा सर। ओके अच्छा कुलदीप जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बाजार के हालिया करेक्शन में चाहे मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, आपको घबराहट नहीं हुई? कभी ऐसा नहीं लगा अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? नहीं सर सर मेरे को पता कि ओवरऑल जब पूरा इतने लंबा टारगेट लेके चलेंगे तो इसका सर रिटर्न ठीक ही रहेगा, बढ़िया ही रहेगा सर। चलिए बहुत बढ़िया कुलदीप जी। मैं इसीलिए आपसे समझना चाह रहा था कि आपको कहीं घबराहट तो नहीं हो रही, लेकिन ये सही कहा आपने कि जब भी बाजार गिरे तो आपको एसआईपी उल्टा बढ़ानी चाहिए घटाने की बजाय। मृण मैम, मतलब इतने सालों में एटलीस्ट ये चीज़ बहुत डेवलप हो गई है। पहले लोग घबरा जाते थे लेकिन अब वो एसआईपी बढ़ा लेते हैं उल्टा। 25 साल की उम्र है, बहुत बढ़िया एज पे इन्होंने अपना पोर्टफोलियो शुरू किया है और बिल्कुल डिसिप्लिन वे में इनका एसआईपी चल रहा है। 1.5 करोड़ का टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं रखा है इन्होंने। क्या करना चाहिए ना अपने पोर्टफोलियो में? तो सबसे पहले तो मैं दाद देना चाहूंगी कुलदीप जी आपकी कि आपने इतनी कम उम्र में पोर्टफोलियो शुरू किया है। दूसरा, आपने स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट किया है और आप बने रहे इवन ड्यूरिंग द वॉलेटाइल पीरियड, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली सुमित, हम ज्यादातर देखते हैं ना कि जो इन्वेस्टर का बिहेवियर होता है उसकी वजह से ज्यादातर हम रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। सो इट्स वेरी नाइस टू हियर दिस। अब जब आपके पोर्टफोलियो के बात आती है तो एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपने जो 1.5 करोड़ का जो टारगेट रखा है वो इन्फ्लेशन के साथ, अज्यूमिंग 5% इन्फ्लेशन के साथ में वो हो जाएगा 4 करोड़ 20 साल बाद। और इसके लिए आपको अपना जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको बढ़ाना पड़ेगा। हल्के हल्के से आप बढ़ाते रहिए ये अमाउंट को। आपका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है, ऑफ कोर्स स्मॉल कैप में काफी ज्यादा एलोकेशन है, विच इज फाइन क्योंकि आपकी अभी उम्र कम है और आप 20 साल तक बने रहना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स जो आपके पराग पारिक फंड या जो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, इन फंड्स में आपने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा होगा इस साल, वो इसीलिए क्योंकि इनका एक्सपोजर है यूएस स्पेशली टेक स्टॉक्स में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम रहा है इस साल। बट इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है। दीज आर जनरली वेरी वेल मैनेज्ड फंड्स अगेन दैट यू कैन होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप और फंड्स मत ऐड कीजिए क्योंकि आपके पास काफी सारे फंड्स ऑलरेडी हैं, और ज्यादा ऐड करने से ऐसा नहीं है कि आपका रिटर्न बढ़ जाएगा या कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सही रणनीति आप फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी कुलदीप जी। थोड़ा बहुत फेरबदल आपको मैम ने बताया है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब रमेश जी से बातचीत करते हैं, दिल्ली से मौजूद हैं। रमेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर।
नमस्कार। सर मैं दिल्ली से रमेश बोल रहा हूँ। जी, सर रमेश। मेरी एज 64 ईयर सर, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। ओके। और मैंने जो लिस्ट भेजा म्यूचुअल फंड्स की, वो चलिए मैं SIP करीब 12 साल से सर कर रहा था। तो जब मैं रिटायर हो गया सर, मैंने SIP बंद कर दिया। तो 4 साल से मेरे म्यूचुअल फंड जितने भी ऐसे पड़े हुए हैं, कोई ओके। फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इनमें बना रहूँ या स्विच करूँ। मेरा क्लियर सर ये है कि स्विच करूंगा तो मुझको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। तो वो मतलब वायबल सोल्यूशन क्या सर, प्लीज एडवाइस करिए। जरूर रमेश जी, जरूर। मृण मैम, मतलब कॉन्ट्रा एग्जाम्पल है। थोड़ी पहले हम 24 साल से बात कर रहे थे, अब हम 64 साल से बात कर रहे हैं। तो अब इनकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। इनके सामने जो बहुत ही फीजिबल बात इन्होंने पूछी है, 80 लाख का एक मुश्त निवेश है, 10 साल के बाद क्या कॉर्पस होगा, और ये अगर निकलते हैं तो LTCG देना पड़ेगा। अब ये क्या करें? तो देखिए, इनके पोर्टफोलियो में स्टॉक ओवरलैप बहुत ज्यादा है। तो देखिए, जैसे HDFC टॉप 100 और फ्लेक्सी कैप के बीच में 60% स्टॉक ओवरलैप है। अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC टॉप 100 एंड ICICI ब्लू चिप तीनों फंड में देखेंगे तो इनका 45% स्टॉक ओवरलैप है। तो इसमें क्या है ना कि इन्होंने इतने फंड्स में इन्वेस्ट किया है, बट इनको एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन रियली मिल नहीं रहा है, क्योंकि स्टॉक ओवरलैप काफी है। अब इनकी उम्र के हिसाब से चलते हुए इट्स ओके ये जो स्टॉक ओवरलैप है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा फ्लेक्सी कैप में डाला है, लार्ज कैप स्टॉक्स में डाला है, तो इनकी उम्र के हिसाब से चलते हुए और इनका रिस्क के हिसाब से ये जो ओवरलैप है ये इतना बुरा भी नहीं है। तो मेरा बस एक ये रिकमेंडेशन रहेगा कि जो लार्ज कैप फंड्स हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर आई फील कि जो एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स हैं, इसके बदले आप ETF में निवेश कर सकते हैं, लाइक ICICI निफ्टी 50 ETF, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी कम रहेगा। और हाँ, अगर आप किसी भी फंड में से अभी एग्जिट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से ऑन एनी अमाउंट अबव 1 लाख रुपीस। तो आपको रमेश जी एक तरीका बताया गया है, एक रास्ता बताया गया है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं, और थोड़ा लार्ज कैप के अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको ज़रूर मेंटेन रखना चाहिए। अब दिल्ली चलते हैं सीधे आसाम। दीपक प्रजापति साहब हमारे साथ मौजूद। इनफैक्ट उनका एक मेल आया है, उन्होंने मेल के जरिए पूछा है कि उनकी उम्र 34 साल है और करीब करीब 35,000 रुपये की मंथली इनकम है। 10 से 15 साल में वो 1 करोड़ का एक लक्ष्य साध रहे हैं। वो पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, और कितना फीजिबल ये इनका पोर्टफोलियो है ये आप बताएं मृण मैम। इन्होंने ये नहीं बताया कितनी SIP ये कर रहे हैं, लेकिन मंथली इनकम 35,000 है, तो आप ये अज्यूम करिए अगर कि ये 5 से 10,000 जो इन्होंने SIP का अपना एक स्टार्टअप है, मेरे ख्याल से शायद इन्होंने अपनी SIP का साइज भेजा है कि 35,000 रुपये की SIP है, तो क्या करना चाहिए इन्हें? तो सबसे पहले तो इनका जो लक्ष्य है 1 करोड़ 15 साल बाद, अगेन इन्फ्लेशन लगाते हुए इसको हो जाएगा 2 करोड़ 15 साल बाद, और इसके लिए इनको महीने 35,000 रुपये इनकम है। ओके, तो इसके हिसाब से इनको अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं क्या देख रही हूँ ज्यादातर कि पीपल आर कैलकुलेटिंग देयर रिटर्न्स एट वेरी हाई रेट, 18 से 20% के हिसाब से लेकर चल रहे हैं, जो मेरे ख्याल से थोड़ा हाई रेट है। तो थोड़ा ना हमें रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी कम करने हैं। फंड्स इनके अच्छे हैं, मेरे को बस एक फंड में थोड़ा सा इनको वॉच करना पड़ेगा, और वो है सुंदरम स्मॉल कैप, क्योंकि ये मेरे को बहुत वॉलेटाइल फंड लगता है। बाकी के जो फंड्स हैं DSP स्मॉल कैप, मेरे इमर्जिंग वगैरह वगैरह जो है वो सब ठीक सही है, बस सुंदरम के ऊपर आप एक बार चेक करिएगा, इसमें वॉलेटिलिटी काफी रह सकती है, तो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। तो आपको सुंदरम स्मॉल कैप फंड से निकलने की सलाह दी गई है, और दीपक जी पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत फेरबदल की ज़रूरत ज़रूर दिखाई पड़ रही है सो फार, लेकिन हाँ एक चीज़ बहुत क्रूशियल मृण मैम ने बोली अभी भी कि आप पोर्टफोलियो का समय समय पर रिव्यू करते रहें। ये ज़रूरी है कि आप सालों में कुछ फंड्स हैं जो परफॉर्म नहीं करते हैं, कुछ फंड हैं जो बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो इन चीज़ों को आधार मान के समय समय पर इनका एक रिव्यू करते रहिए, और जो अभी का रिव्यू कहता है उसके हिसाब से आप कुछ सेलेक्टिव फंड से निकल कर भी जा सकते हैं। बातचीत करेंगे कुछ और दर्शकों से भी, और साथ ही साथ कुछ और दर्शकों की राय भी लेंगे। हमारे साथ जो अगले दर्शक मौजूद हैं जिनका उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक का वक्त हो गया, तो पहले ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटते हैं, मृण मैम से बातचीत करते हैं, और साथ ही साथ कुछ और सवाल हैं उन पर भी बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर।
Invest once and enjoy guaranteed. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था। जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमर राजा बैटरी बनाती है, यानी हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमर राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमर राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक, अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है, बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिसपे कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर, जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड करता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ना केवल इतना, बल्कि प्रेसिडेंट हाउस को भी अमर राजा बैटरी की तरफ से ही बैटरीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पावर बैकअप्स। तो ये एक और रोचक तथ्य है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ साथ कई सारी हिस्टोरिक और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए भी जो बैटरीज या पावर बैकअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो अमर राजा बैटरी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी बैटरीज के अंदर मौजूद है, पावर सर्विसेज के अंदर मौजूद है, टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज, ऑटोमोबाइल के साथ साथ ये कंपनी जूस के कारोबार के अंदर भी है। और आपको हैरत नहीं होना चाहिए, कंपनी के गाला के नाम से जूसेस भी आते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर आपको कहीं ये जूसेस मिलेंगे भी तो आप वो समझ सकते हैं कि वो अमर राजा बैटरी के ग्रुप की, यानी गाला ग्रुप की तरफ से ही ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अमर राजा बैटरी से रिलेटेड आए, कुछ और फैक्ट लेकर आते रहे। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में आज हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, और साथ ही साथ मृन मैम हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियोज को लेकर भी। अगले दर्शक हमारे साथ आयुष्मान गुप्ता हैं जो कि कोलकाता से मौजूद हैं। गुप्ता साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। नमस्कार। हाँ, मेरा सवाल है, छोटा सा ही सवाल है जी। मेरा अभी 16,000 का SIP चल रहा है ओके पर मंथ, और 15,000 का NPS चल रहा है। ओके बट मेरे को 3.5 करोड़ के आसपास कॉर्पस चाहिए SIP के थ्रू, NPS के थ्रू नहीं। ओके, और आपका एग्जिस्टिंग SIP का पोर्टफोलियो 8 लाख है, राइट? क्या बोल रहे हैं? आपका एग्जिस्टिंग SIP का पोर्टफोलियो 8 लाख पहुंच गया है, राइट? एग्जिस्टिंग SIP पोर्टफोलियो 8 लाख पहुंच गया है। ओके अच्छा, एक चीज और सर मैं आयुष्मान जी पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने पोर्टफोलियो मतलब अपनी SIP को इंक्रीमेंटली बढ़ा सकते हैं हर साल कुछ कुछ? अगर बढ़ाने का तो 4,000 और बढ़ा सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं। मतलब विद टाइम पूछ रहा हूं मैं, अभी नहीं, विद टाइम हर साल कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं इसमें? तो ऐड करके अप टू 20,000 तक ही हम कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। ओके ओके ओके, तो मृन मैम क्लैरिटी मिल गई है। आयुष्मान जी का पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ हमने ऑलरेडी। 8 लाख का इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, 16,000 रुपए की SIP चल रही है, लेकिन वो इंक्रीमेंटली बढ़ाएंगे भी तो भी 20,000 पे कैप हो जाएगा। तो इनका जो टारगेट है वो 3-3.5 करोड़ रुपए का है 17 साल में। कितना अचीवेबल, क्या एडजस्टमेंट की जरूरत? काफी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक चीज जो हम नहीं सोच रहे हैं वो ये है कि जो 3.5 करोड़ आज की जो रकम है वो 17 साल बाद 8 करोड़ हो जाएगी। तो उसको आपको काफी ज्यादा मतलब बढ़ाना पड़ेगा जो अमाउंट है।
अच्छा, आपने एनपीएस के बारे में बात की, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एनपीएस में आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है? आपने एक्टिव चॉइस चूज किया है, ऑटो चॉइस चूज किया है, आपने क्या चूज किया है? आयुष्मान जी से फोन डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो तो उस पर क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे आप, अच्छा, लेकिन ठीक है। एग्जिस्टिंग एसआईपी में क्या करेंगे आप? ओके, सो पहले तो जो इनके पास हैं 10 फंड हैं, थोड़े ज्यादा हैं, राइट? ऑनेस्टली 5 से 6 फंड काफी रहते हैं। इससे ज्यादा फंड पोर्टफोलियो में लाकर हमको कोई एडिशनल रिटर्न नहीं बनने वाला है इससे। तो एक तो मेरा ये मानना है कि सिंस इनका लक्ष्य काफी ज्यादा है, इनको थोड़ा रिस्क बढ़ाना पड़ेगा इनके पोर्टफोलियो में। और जो लार्ज कैप फंड्स हैं, आई वुड एक्चुअली से देन मूव आउट ऑफ द लार्ज कैप एंड मूव इनटू द मिड कैप। तो अभी इनके पास मिड कैप कोटक इमर्जिंग इक्विटी ऑलरेडी है, डीएसपी मिड कैप भी है। सो आई वुड से कि ज्यादा आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप में निवेश कीजिए। ऑफ कोर्स इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। इसमें आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो है कि आपको इसमें बने रहना है। तो पोर्टफोलियो के हिसाब से तो ये करना है। और एनपीएस के बारे में इंश्योर कि सिंस आपके पास 17 साल का टाइम फ्रेम है, आप एक्टिव इक्विटी ऑप्शन में हो, वो सबसे बेहतर रहेगा। तो एक्टिव इक्विटी ऑप्शंस आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे, और क्योंकि आपके पास ड्यूरेशन है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग और मैम ने बोली कि 3.5 करोड़ की वैल्यू जो आज आप इवेल्युएट करके चल रहे हैं 17 साल बाद के लिए, वो 17 साल बाद जाकर कहीं इन्फ्लेशन के लिहाज से 7 करोड़ के आसपास या 8 करोड़ के आसपास बैठेगी। तो आपको उस हिसाब से भी अपने पोर्टफोलियो को एक बार को इवेल्युएट करके चलना होगा। मुरैन मैम, जाने से पहले आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। सबसे पहले आई लाइक आईसीआईसीआई निफ्टी 50 ETF, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, डीएसपी मिड कैप एंड आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो ये 4 फंड जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप नया निवेश कर रहे हैं तो ये आपके लिए टॉप 4 फंड्स जो कि इमरान मैम ने बताए हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, डीएसपी मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, जिनको भी आप देख सकते हैं। इमरान मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हर बार की तरह आपके साथ जुड़ने के लिए और अपने सवालों के, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब योर मनी को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरों का सिलसिला जो है वो बना रहेगा। नमस्कार। Co-presented by LIC. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था। जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमर राजा बैटरी बनाती है, यानी हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमर राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमर राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक, अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है, बल्कि रेलवेज, डिफेंस, टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिस पे कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर, जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के
7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड करता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ना केवल इतना बल्कि प्रेसिडेंट हाउस को भी अमर राजा बैटरी की तरफ से ही बैटरीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पावर बैकअप्स। तो ये एक और रोचक तथ्य है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ साथ कई सारी हिस्टोरिक और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए भी जो बैटरीज या पावर बैकअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो अमर राजा बैटरी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी बैटरीज के अंदर मौजूद है, पावर सर्विसेज के अंदर मौजूद है, टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज, ऑटोमोबाइल के साथ साथ ये कंपनी जूस के कारोबार के अंदर भी है। और आपको हैरत नहीं होना चाहिए, कंपनी के गाला के नाम से जूसेस भी आते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर आपको कहीं ये जूसेस मिलेंगे भी तो आप वो समझ सकते हैं